नमस्कार। खबरों की खबर में मैं निधि कुलपति हूं आपके साथ। आज बात करेंगे कोरोना से फिर से बढ़ते मामलों की, जिसने दोबारा चिंताएं बढ़ा दी हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो 5 राज्य जहां से आज सबसे ज्यादा नए केस आए हैं। 5 राज्य जहां से सबसे ज्यादा केस हैं, उनमें पहला नंबर महाराष्ट्र का है, जहां 24 घंटे में कोरोना के 5,210 नए केस आए हैं। ये देश भर में एक राज्य के सबसे ज्यादा मामले हैं। दूसरा नंबर केरल का है, जहां 2,212 नए मामले दर्ज किए गए। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पर 449 नए मामले आए। पंजाब में 388 नए केस आए हैं। यहां कम होने के बाद कोरोना के मामलों में बढ़त एक बार फिर से दिख रही है। वहीं 5वां नंबर कर्नाटक का है, जहां कोरोना के 317 नए मामले सामने आए हैं। तो साफ है कि महाराष्ट्र का पैटर्न सबसे ज्यादा चिंता की बात है। मुंबई के अलावा भी राज्य के कई शहर कोरोना की चपेट में हैं। महाराष्ट्र में नए केस और मौतें पूरे देश में सबसे ज्यादा बताई जा रही हैं। पिछले 12 दिन में करीब 60,000 नए केस आए हैं। हर दिन औसतन 4,500 नए केस आ रहे हैं महाराष्ट्र में। राज्य में कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट मिले हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि अभी ये कहना ठीक नहीं है कि इन वेरिएंट्स के चलते केस तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती, यवतमाल, अकोला, पुणे, नासिक, नागपुर में कड़े कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र के बाद केरल, जिसे एक समय मॉडल की तरह पेश किया गया था, अब फिर से कोरोना की मार झेल रहा है। केरल में देश के कोरोना के सबसे अधिक सक्रिय मरीज यहां पर हैं। केरल में 38%, तो महाराष्ट्र में 37% सक्रिय केस हैं। केरल में एक दिन में 16 मौतें हुई हैं। केरल से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र में 24 घंटे में 18 मौतें हुई हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु ने केरल से लगी सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी है। कर्नाटक ने तो कई जगह बॉर्डर सील कर दिए हैं। इन 2 राज्यों के अलावा पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अब भी लोगों में वैक्सीन लगाने को लेकर हिचक है? क्या फिर बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार वैक्सीनेशन और तेज करेगी? क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिए जाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद लेनी पड़ेगी? तो हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर हैं एम्स के, साथ ही डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, मेंबर लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स। आप दोनों को नमस्कार। और अगर मैं डॉक्टर सुनीला गर्ग सबसे पहले आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, क्या आंकलन है आप लोगों का, क्यों हमारे देश में मामले कोरोना के एक बार फिर से बढ़ रहे हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बेसिकली ये नंबर ऑफ केसेस जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसलिए बढ़ रहे हैं। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन नहीं हो रहा और उसमें ढिलाई हो रही है। दूसरा, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे वायरसेस में भी कुछ म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि डिलीशन और म्यूटेशन दोनों चीजें हो रही हैं। तो हम दूसरे स्ट्रेन्स देख रहे हैं जो कि ज्यादा तेजी से फैलते हैं, हालांकि उतने सीरियस नहीं हैं। अगर हम स्पेसिफिकली अगर स्टेट वाइज मुद्दा देखें तो केरला की स्टेट में देखा गया था कि पहले हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हमारी टेस्टिंग और जो उनका क्वारंटाइन है वो कम मात्रा में हो रहा था, पर्टिकुलरली 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। और महाराष्ट्र के केसेस भी है, सडनली जो पहले बीच में थोड़ी देर के लिए रुके थे वो भी इंक्रीज नंबर में बढ़ने लगे। और सडनली अब हम देखते हैं कि पंजाब और तमिलनाडु और ये स्टेट्स में भी केसेस, हमारे छत्तीसगढ़ में भी केसेस हमारे बढ़ रहे हैं। तो पार्टली एक रीजन है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन पार्ट, विच इज म्यूटेशन का मतलब है कि वायरस ज्यादा तेजी से फैलेगा, हालांकि उतना सीरियस नहीं होता है करके। तो जो मैं सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट करना चाहूंगी ये है कि हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो, ठीक है, आपने कहा कि ढिलाई और जो हम बेपरवाह हो गए। डॉक्टर गुलेरिया, आप तो लगातार हमें अपडेट करते रहे, जानकारियां देते रहे। आपने कहा था एनडीटीवी से कि हर्ड इम्यूनिटी मिथ है। सर, आपका क्या आंकलन है? क्योंकि शनिवार तक 5 राज्य थे और आज चिंता 13 राज्यों में है। तो आपका क्या असेसमेंट है आज कोरोना को लेकर? मेरा ये असेसमेंट है कि ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी स्थिति अभी बहुत अच्छी है। हमारे केसेस कम है, हमारा केस फर्टिलिटी रेट कम है और हमारी रिकवरी रेट अच्छी है। लेकिन ये स्थिति जल्दी ही बिगड़ सकती है और हमने कई देशों में ये देखा है बाहर के कि स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। और इसके जैसे कहा गया कई कारण हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि कोविड अभी गया नहीं है, पैंडेमिक अभी भी हमारे देश में है।
केसेस कम हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। और वायरस इसलिए हमारे देश में अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी कई इलाकों में है। जहाँ भी हम थोड़ी सी ढील देते हैं तो वायरस एकदम वहाँ पे फैल सकता है। कोई भी एक क्राउडेड एरिया जहाँ लोग मास्क नहीं लगाते, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं करते, वो एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि ये एक आरएनए वायरस है जो चेंज करता रहता है, अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। शुरू से हम ये देख रहे हैं कि उसमें म्यूटेशन आया था। एक म्यूटेशन जुलाई अगस्त में भी था, जिसमें यही कहा गया था कि ये ज़्यादा इन्फेक्शस हो सकता है, क्योंकि वायरस अपने आप को अगर सर्वाइव करना चाहेगा तो वो अपनी इन्फेक्शसनेस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तभी वायरस अपनी तरफ से सर्वाइव कर पाएगा। अगर हमने उसके इन वेरिएंट्स को रोकना है तो हमारे केसेस कम होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वायरस की रेप्लिकेशन ज़्यादा होगी, चांसेस ऑफ वेरिएंट्स ऑफ म्यूटेशन बिकम मच मोर। तो अगर हमें यहाँ अपने देश में वेरिएंट्स कम करने हैं, म्यूटेशन कम करनी है, तो केसेस भी कम करने हैं। केसेस कम करने तो इसलिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी रखना है। और जो हम पिछले कई महीनों से अपनी स्ट्रैटेजी बना के रख रहे हैं, कंटेनमेंट एरियाज की टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, वो हमें फिर से एग्रेसिवली करनी पड़ेगी कि इन एरियाज में जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर कुलेरी, आपको लगता है कि हम लोगों ने क्या ढिलाई बरती जो ये मामले दोबारा बढ़े, या ये सेकेंड वेव है या सेकेंड सर्ज है? कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि एक तरह से एक आश्वस्त हो गए थे कि हाँ अब कोरोना जा रहा है, सब थोड़ा सा निकलने बाहर लगे थे, राहत की एक तरह से सांस लेने लगे थे, लेकिन अब फिर ये मामले बढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें, ये एक टाइप का सर्ज ऑफ केसेस तो है, हम इसको अभी भी रोक सकते हैं, जिससे हम ये कहें कि एक वेव ना बने। लेकिन इसको अगर हमें रोकना है तो हमें अग्रेसिवली अभी काम करना पड़ेगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ आइसोलेशन एंड वैक्सीनेशन। अब हमारी स्थिति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अब हमारे पास वैक्सीन भी है। और हम ये भी जानते हैं, और ये अभी हमने डेटा यूके से भी देखा है, कि जैसे जैसे उन्होंने वैक्सीन रोल आउट की, वहाँ पे हॉस्पिटल एडमिशन्स भी कम हुई और सीरियस इलनेसेस भी कम हुई, और उसके साथ साथ केसेस भी कम हुए। तो अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी कुछ हद तक बदलनी पड़ेगी। एक तो वैक्सीन को देखना पड़ेगा, और दूसरा ये भी समझना पड़ेगा कि लोगों में बिहेवियरल चेंज है। अब जितना लोग पहले डरते थे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते थे, अब वो नहीं देखा जाता। अगर हम मार्केट में जाएं, आप लोगों से कहिए मास्क लगाएं, वो कहेंगे कोविड खत्म हो गया, मास्क लगाने की क्या ज़रूरत है। आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप एयरपोर्ट में चले जाएं, आपको लगेगा ही नहीं कि हम पैंडेमिक की स्थिति है, इस टाइप का क्राउड है। और वहाँ पे एक भी व्यक्ति हो जिसको कोविड हो और एसिम्टोमेटिक हो, माइल्डली सिम्टोमेटिक हो, वो सब लोगों में केसेस फैला सकता है। और हमारी सीरो सर्वेलेंस डेटा ने यही दिखाया है कि अभी सिर्फ 21 से 22% ही हमारे देश में लोगों को एंटीबॉडीज़ हैं, बनी है। और इसका ये मतलब है कि ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन है वो अभी भी ससेप्टेबल है इन्फेक्शन के लिए। इसलिए ये सारी चीज़ें देख के हमें समझना चाहिए कि हमें अभी भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन हमें ये सारे लोगों का बिहेवियर और एटीट्यूड समझ के कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। बिहेवियर एटीट्यूड एक बात है, लेकिन जो ये क्या म्यूटेट हुआ, इसलिए एक बार फिर से इतने ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि आप महाराष्ट्र और केरल की बात करें, 74-75% हमारे देश में केसेस इन दो राज्य से आ रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी तो है। इसके लिए जो एक नेटवर्क बना है ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, और 5% सैंपल्स रूटीनली जीनोम सीक्वेंसेस हो रहे हैं। और ये भी प्लान है और ये भी हो रहा है कि जहाँ जहाँ पे अब ये आउटब्रेक हो रहे हैं, वहाँ से सैंपल लिए जाएंगे, उनमें उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी कि कोई वेरिएंट तो नहीं है वहाँ पे जिसके कारण ये केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, हम अगर अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखेंगे और अपनी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन का पूरा सिस्टम करेंगे, तो हम उसको भी टैकल कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि वो चीज़ें इस वेरिएंट के साथ कामयाब नहीं होंगी। अगर मास्क लोगों ने लगाया है तो वो वेरिएंट हो या पुराना वाला स्ट्रेन हो, दोनों में प्रोटेक्शन आपको करेगा। बिल्कुल, इसलिए ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी डॉक्टर सुनीला गर्ग, अब स्कूल्स खुल रहे हैं की बात हो रही है, एग्जाम्स हो रहे हैं, सरकार कह रही है कि भाई जो बच्चे आके देना चाहते हैं वो एग्जाम्स दे सकते हैं स्कूल में, नहीं तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। अब हरियाणा में तो स्कूल्स खुल रहे, कहा जा रहा है 3री कक्षा के भी स्कूल खुल जाएंगे, 3री से 8वीं तक। तो इसको कैसे समझें? सरकारों के पास का अप्रोप्रिएट जानकारी नहीं है, या किस तरह से आप आंक रहे हैं सिचुएशन को? जी स्कूलों के विषय में मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे जो हैं प्राइमरीली
वो इन्फेक्ट जल्दी होती है और उतनी जल्दी वो रिकवर भी होती है। और स्कूल्स के लिए भी गाइडलाइंस, क्योंकि लाइफ हमें नॉर्मल तरीके से जीनी है परंतु हमें सेफ्टी बरतनी है, ये बहुत जरूरी है। तो गाइडलाइंस जो है स्कूल में, जैसे कि बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जो बच्चा इन्फेक्टेड होगा उसको नहीं आने दिया जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ स्कूल खुलेंगे और कम आवर्स के लिए खुलेंगे, बिकॉज लाइफ हैज टू गो ऑन, वी हैव टू सी दैट। एंड देन अनदर थिंग इज दैट कि टीचर्स को भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा। एंड जो हमारे अब टीचर्स के लिए भी, अब दे आर ऑल्सो फ्रंट लाइन वर्कर्स, तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन कई जगह शुरू हो गया करके। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्कूल में जो है वी हैव टू ओपन द स्कूल्स, दैट्स बेसिकली ये चीज तो आपने याद रखनी है करके। और दूसरी चीज ये है कि पर घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से घर आने तक बच्चे का और स्कूल में भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। और टीचर की जरूर निगरानी रहनी चाहिए कि जो बच्चा सिक है उसको ना आने दिया जाए। एंड इसीलिए बहुत कॉशियस होकर स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं और पेरेंट्स का कंसेंट भी लिया जा रहा है करके। परंतु ये चीज अगेन मैं ये दोहराना चाहूंगी कि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होता है और जल्दी वो चला जाता है। और आज की डेट में हम बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं कर रहे हैं और बच्चों के लिए ट्रायल्स भी नहीं हुए। बट ये जरूर है कि जो न्यूअर स्ट्रेन्स आएंगे, जैसे कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी अभी बताया कि प्राइमरीली हम लोग वैक्सीन पे बिल्कुल मैम, लेकिन वो जो छोटे बच्चे हैं क्लास 3 के, क्या उनको भी अलाउ करना चाहिए? क्या वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड कर पाएंगे? वो सवाल रहेगा, अपने आप में चिंता रहेगी। डॉक्टर गुलेरिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, वैक्सीनेशन पर बहुत जोर है लेकिन हमारे यहाँ बहुत धीमी गति से वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, 0.8% अगर देखा जाए एक महीने में। इतना स्लो वैक्सीनेशन प्रोसेस क्यों? वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू में वैक्सीन हेजिटेंसी के कारण स्लो है, क्योंकि कई हेल्थ केयर वर्कर्स और ज़्यादा डेटा चाहते थे देखने के लिए कि जब, और कईयों को ये लग रहा था कि हम कुछ लोग लगा लें वैक्सीन और हम ये अश्योरेंस हो जाए कि ये सेफ है तभी हम आगे आके लगाएंगे। लेकिन यह पिकअप हो रहा है। अगर अब हम रेगुलरली डेली अपटेक देखें तो वैक्सीन के नंबर्स अब बढ़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अब हमें इसको और खोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने टारगेट्स अचीव करने हैं तो हमको जो हाई रिस्क ग्रुप और हैं, जो 50 एज से ऊपर वाले लोग हैं या 50 साल से कम वाले जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको भी अब वैक्सीनेट करना शुरू करना चाहिए। और अगले महीने के शुरुआत तक ये शुरू हो जाएगा। इससे हमारा एकदम जंप मिलेगा नंबर ऑफ पीपल जो हम वैक्सीनेट कर पाएंगे और टारगेट्स अचीव होने में मदद मिलेगी। साथ साथ हमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनानी चाहिए जिससे हम और वैक्सीन सेंटर्स भी खोल पाएं, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोप इन कर पाएं, जिससे जो ये टारगेट्स हैं और जो हमारा बेस ऑफ वैक्सीनेशन है वो एकदम बढ़ जाए और एक दिन में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों जुड़े और ये जानकारी दी। स्कूल्स तो खुलेंगे ही, लेकिन हम सबको सतर्कता बरतनी है। और साथ ही जिस तरह से डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि अब जो 58 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन शुरू होगा, अगले महीने से ही शुरू हो जाएगा। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अब हमें जरूरत पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र और हरियाणा के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि देश में कुल सक्रिय केसों में से 75 महाराष्ट्र और केरल से आते हैं। अभी भी 2 राज्य हैं जहां की 75% एक्टिव मामले हैं। ये हैं केरल और महाराष्ट्र। केरल में देश के लगभग 38% एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में देश के लगभग 37% एक्टिव केसेस हैं। कर्नाटक में 4% और तमिलनाडु में 2.78% एक्टिव केसेस हैं। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।